नमस्कार। 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चले जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया और चारों तरफ चर्चा होने लगी, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया और चारों तरफ चर्चा होने लगी कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। आश्चर्यजनक तौर से कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश कहने लगे कि वो सत्ता पक्ष विपक्ष सबके लिए अच्छे थे और उन्होंने क्यों इस्तीफा दे दिया। सामने वो तो मैं उनके साथ दिन भर था, शाम को मेरी फोन पर भी बात हुई, कहीं से नहीं लगा उनकी तबीयत खराब है, फिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया। चर्चा ये भी थी कि संसद सत्र चलने के दौरान देश में आजादी के बाद पहली बार किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया। उनकी सेहत अच्छी है, खराब है, डॉक्टरों ने उनको राय दी है आराम करने की। इस बात का संसद सत्र के पहले दिन कामकाज करने के बाद उनको पता चला। आमतौर पर कोई इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठा व्यक्ति अपने काम की शुरुआत से फैसला ले लेता है कि भाई मुझे अगला चुनाव नहीं लड़ना है, मैं अभी ही पार्टी को या सार्वजनिक तौर पर ये ऐलान करता हूँ कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, अगली बार मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, मेरी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए मैं इस सेशन में पहले ही ये फैसला कर लेता है। सेशन शुरू होने के बाद पहले दिन उनका इस्तीफा होना ये दिखाता है कि स्वास्थ्य से कहीं ज्यादा दूसरी वजह थी। अब क्या वजह हो सकती है, इस पर तमाम तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। अच्छा, विपक्ष जो उनकी बहुत तारीफ में जो नेता कसीदे पढ़ रहे हैं, आपको याद होगा 6 महीने पहले ही इसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ उनको हटाने के लिए राजनीतिक दल प्रस्ताव लाना चाहते थे। और दूसरी बात यह है कि उनकी मिमिक्री तक की गई, जिसमें आपको याद होगा उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर संसद के भीतर अपने को कहा, जाट की बेइज्जती कहा। और जगदीप धनखड़ जो है इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया, इस पर चर्चा के पहले ये समझा जाए कि इस्तीफा आमतौर पर 2 वजहों से होता है। आमतौर पर जितने भी इस्तीफे होते हैं, एक तो आप दबाव के आगे झुकना नहीं चाहते या आप अपनी गरिमा के साथ समझौता नहीं करना चाहते और अब आपके पद पर आपके आत्मसम्मान स्वाभिमान से कोई टकराव होता दिखता है और आप उसमें बहुत ज्यादा लड़ाई को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए आप खुद ही पद छोड़ने का फैसला कर देते हैं। दूसरी स्थिति होती है कि आपको विवश किया जाता है कि आप इस्तीफा दे दें। अब आपको पद, जो लोग आपको पद पर लाए थे, उन्हें ऐसा लगता है कि पद पर आने के बाद आपके रंग ढंग बदल गए या आपसे जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही है, तब ऐसा दबाव बनाया जाता है और दबाव में इस्तीफा देने के लिए कहा जाता है या इस्तीफा ले लिया जाता है। मैं कुछ किस्से आपको सुना देता हूं, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हटाए जाने की वजहें क्या हो सकती हैं। आप 24 घंटे से बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे समाचार पत्र भी देख रहे हैं, मेरा भी एक नजरिया है, उसको भी आप देखिए। मैं सबसे पहले आपको किस्सा ये बताता हूं। एक घोटाले में पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में एक घोटाले में उस समय की केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय का नाम आ रहा था। विपक्ष उनके खिलाफ बहुत हो हंगामा मचा रहा था। नरसिम्हा राव ने एक दिन केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय जी को बुलाया और उनसे उन्होंने कहा कि देखो, पार्लियामेंट के सेशन में बहुत परेशानी आएगी, विपक्ष आपकी वजह से सरकार पर बहुत हमले बोल रहा है, आप हमें इस्तीफा दे दें। तो उन्होंने कहा, अरे मैं इस्तीफा क्यों दूं, ये आरोप अनर्गल है, ये आरोप राजनीति से प्रेरित है, मुझे क्यों इस्तीफा देना। उन्होंने कहा, कल्पनाथ राय आप मेरे पर विश्वास करते हो? उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा, आप इस्तीफा हमको दे दीजिए, अगर विवाद आगे बढ़ेगा तो मैं पार्लियामेंट में या विपक्षी दलों को, लोगों को बता दूंगा कि कल्पनाथ राय बिल्कुल पाक साफ आदमी है, देखिए ये इस्तीफा उन्होंने हमें दे रखा, ये हमने मंजूर नहीं किया, नैतिकता के आधार पर मैंने मंजूर नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कल्पनाथ राय ने कोई गलती की। भोले वाले सीधे साधे कल्पनाथ राय बहुत इमोशनल आदमी भी थे। तो उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव पर विश्वास करते हुए अपना इस्तीफा उनको दे दिया। बाद में नरसिम्हा राव ने वही इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया और वो उनकी मंत्रिपरिषद से विदाई हुई। एक किस्सा यह है। दूसरा किस्सा यह है कि लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी थे। इंडो यूएस यानी भारत अमेरिकी न्यूक्लियर डील को लेकर मनमोहन सिंह अड़े हुए थे। उनको 54 सांसदों का समर्थन वामपंथी मोर्चा जो दे रहा था वो इस डील के खिलाफ था।
नतीजा ये हुआ कि 2008 की जुलाई में, मुझे लगता है 21 जुलाई के आसपास, वामपंथी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया, सरकार से समर्थन वापस ले लिया और उनकी पूरी कोशिश थी कि मनमोहन सिंह सरकार गिर जाए ताकि ये इंडो यूएस न्यूक्लियर डील ना हो। हालांकि उसका इंतजाम कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को मैनेज करके कर लिया था। तो जब ये बात हुई और इस समय मैं पार्लियामेंट सीपीएम के हेडक्वार्टर्स में, और मेरी उस वक्त मैं तीसरा मोर्चे की पार्टियों को बतौर राजनीतिक संवाददाता कवर भी करता था। तो जो सीपीएम की पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हुई उसमें ये तय किया गया और प्रकाश करात उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में थे। उन्होंने पार्टी की तरफ से ये निर्देश दिया कि सोमनाथ चटर्जी को अपने पद से, यानी लोकसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस सरकार के प्रति हमारा समर्थन अब नहीं रहा। चूंकि हम सरकार के समर्थन के साथ थे, इसलिए सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, और अब जब सरकार को हमारा समर्थन नहीं है तो उनको अपने पद पर नहीं रहना चाहिए, पार्टी के स्टैंड के साथ खड़ा होना चाहिए। सोमनाथ चटर्जी 10 बार के लोकसभा सांसद थे और प्रखर राजनेता, न्यायविद और अपने उसूलों पर अड़ने वाला व्यक्ति था। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सोमनाथ चटर्जी के पिताजी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्यों में थे और हिंदू महासभा से वो लोकसभा का पहला चुनाव जीत के, लोकसभा का जो पहला चुनाव हुआ था वो आए भी थे, और उन्होंने सोमनाथ नाम भी रखा था। सुषमा स्वराज ने एक बार इसका जिक्र भी किया था। लेकिन बावजूद अपने पिता के अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कट्टर समर्थक होने के बावजूद सोमनाथ चटर्जी ने वामपंथी विचारधारा की तरफ उनका झुकाव हुआ। उनके पिता ने उनको रोका भी नहीं, वो उधर गए और 10 बार लोकसभा सांसद बने। सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष पार्टी से ऊपर होता है। उनका एक तर्क और भी था कि अगर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बराबर वोट हो जाएंगे तब वो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर जो मत देने का अधिकार होता है, तब वो पार्टी की नीतियों पर चलते हुए वो फैसला वो तब ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष को पार्टी पॉलिटिक्स में घसीटना ठीक नहीं होगा। अपने उसूलों पर अड़े रहते हुए सोमनाथ चटर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, अपने पद पर बने रहे। उसके कम्युनिस्ट कुछ कह सकते हैं कि उन्होंने पद के लालच में, आप भी सोच सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष बने रहने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा, मगर उनका यह कहना था कि लोकसभा अध्यक्ष की पद की गरिमा मेरे इस्तीफे से कम हो सकती है, इसलिए उन्होंने एक स्टैंड लिया। हालांकि जुलाई महीने में उनको पार्टी से 2-3 दिन के बाद ही निकाल दिया गया। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पॉलिट ब्यूरो की उस बैठक में और सेंट्रल कमेटी में जब ये चर्चा हुई थी, उस समय सीपीएम के बहुत सारे नेताओं ने अंदर की बातों को संवाददाताओं को हूबहू बता दिया था कि ये हुआ, क्योंकि बहुत नेता ऐसे थे जिनका ये कहना था कि इसी पॉलिट ब्यूरो ने, इसी सीपीएम की शीर्षस्थ इकाई ने एक गलती ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनने से रोकने में की थी, दूसरी गलती ये करने के जा रहे हैं। बहरहाल मैं ये बात बता रहा हूं कि लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर सोमनाथ चटर्जी ने एक स्टैंड लिया। तो धनखड़ साहब किस कैटेगरी में आते हैं? क्या वो उसूलों पर खड़ा होने के लिए झुकना नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, या उन्हें इस्तीफा देने पर विवश किया गया? मेरे पास कोई सूत्रों के हिसाब से जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपनी समझ और कल के घटनाक्रम के आधार पर, चूंकि मैं बिहार में था, मैं यात्रा में था, और लेकिन मैंने कल के पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद और कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद जो सबसे बड़ी वजह समझ में आई कि जगदीप धनखड़ को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, आप राज्यसभा की प्रोसीडिंग को जाके कल की देखिएगा। दरअसल ये सारा मामला एक्टिविज्म या चैंपियन या क्रेडिट लेने का था। एक मसला देश के सामने ऐसा है जिसमें कांग्रेस खुद मेरिट लेना चाहती है, विपक्ष अपने कंधे पर अपने चैंपियन बनना चाहता था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अगर शुरू से आप बयान देखेंगे तो चूंकि वो बड़े न्यायविद थे, देखिए एक बात और उनके बारे में बता दें, जगदीप धनखड़ कोई भी चुनाव मेरी जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी से नहीं जीते, न ही वो भारतीय जनता पार्टी के मूल काडर के कार्यकर्ता है, न ही उनका कोई आरएसएस से लेना लादना भी रहा है। वो हमेशा सेक्युलर पॉलिटिक्स करते रहे। राजस्थान की राजनीति में बदलते समीकरणों के हिसाब से वो 2003
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंतिम दिनों के आसपास ही बीजेपी में आए थे। उससे पहले जनता दल के सांसद के तौर पर वो राजस्थान की सीट से जीते थे और चंद्रशेखर सरकार में वो कुछ दिनों के लिए केंद्रीय मंत्री भी थे। उसके बाद विधायक बने थे शायद कांग्रेस पार्टी से। बीजेपी में तो जुमा 20 साल हुए होंगे आए, 22 साल। लेकिन एक वकील के तौर पर, सीनियर एडवोकेट के तौर पर, राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनकी प्रैक्टिस के तौर पर, एक विद्वान के तौर पर उनको देखा जाता था और इसलिए उन्हें पहले पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बना के भेजा गया और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए ममता बनर्जी की नाक में नकेल कसने के लिए उनको जाना गया और अपनी उसी भूमिका के परिणाम स्वरूप या पुरस्कार स्वरूप उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया। धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति बनने के बाद न जाने कितनी बार उन्होंने जुडिशरी पर लेकर हमला किया। अभी जस्टिस वर्मा के घर, जस्टिस यशवंत वर्मा, होली के आसपास जिनके घर में सड़े हुए नोट मिले थे और उसके ऊपर अब उनके ऊपर महाभियोग की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि दूसरा आदमी होता है एफआईआर होता है, जजों पे एफआईआर कब होगी, जबकि उनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है एक केस में जिसमें कि वो इम्यूनिटी जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को है, वो इम्यूनिटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी है कि उनके ऊपर सीधे एफआईआर नहीं हो सकता। उसके लिए कमेटी, जांच, तमाम तकनीकी उस पर मैं अभी नहीं जाना चाहता, मैं जगदीप धनखड़ पे रहना चाहता हूँ। तो बात ये हुई थी, जितना मुझे अपनी समझ से लग रहा है, मैं आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, आप इस पर भी देखिएगा। भविष्य में अगर कभी चर्चा हुई और कभी ये बातें सामने आई तो आप ये सोचिएगा, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट देख ली होगी, बहुत सारे न्यूज़ कॉलम, वेबसाइट देख लिया होगा। तो बात मैं शुरू करता हूँ कि मानसून का सत्र आ रहा है। सरकार को ये अच्छी तरह पता था कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर और एसआईआर बिहार में लेकर, पहलगाम को लेकर, जस्टिस वर्मा को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर विपक्ष तगड़ी तैयारी के साथ है और उसे तमाम चीज़ों के जवाब देने हैं। सरकार, कोई भी सरकार हो, वो तैयार रहती है फुल फ्लेजेड, लेकिन सदन के सभापति का उसके साथ एक समझ विकसित होती है। सरकार, पीठ पर बैठा व्यक्ति सरकार के साथ चलता, क्योंकि वो सरकार ने ही चुन के वहां पहुंचाया। बहुत कम, रेयर ही देखने को मिलता है, छोटी मोटी बातों को छोड़ दीजिए। तो अब मामला ये फंसा था कि कानून मंत्री किरण रिजिजू 2-3 महीना पहले भी उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी तरह के बर्दाश्त करने वाली ये सरकार नहीं है और जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने का सरकार का पूरा इरादा है। अब किरण रिजिजू ने यह सेशन शुरू होने से 2 दिन पहले केंद्रीय कानून मंत्री जब यह बात कहता है कि सरकार की पूरी मंशा है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा, यानी उनको पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देश में ऐसे 2 मामले इसके पहले हुए, लेकिन इस्तीफा दे दिया उन जजों ने पहले। अब बात यह फंसती है कि तो कल क्या हो गया? तो हुआ यह कि सांसदों ने, यानी कि लोकसभा के सांसदों ने और राज्यसभा के सांसदों ने दस्तखत किया था। उसमें नोटिस देना पड़ता है 50 सांसदों से को कम से कम राज्यसभा में, 100 से ज्यादा सांसदों को लोकसभा में। राज्यसभा, लोकसभा, राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी 152 के करीब साइन हो गई थी लोकसभा में। राज्यसभा में भी 63 हो गई थी, 50 से ज्यादा। सरकार इसकी पूरी तैयारी कर रही थी, तमाम एमपी से सिग्नेचर का काम चल रहा था। इसी बीच जगदीप धनखड़, आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं चाहता तो राज्यसभा का डाल देता, लेकिन मैं अभी बताऊं। इसी बीच जगदीप धनखड़ ने अप्रत्याशित तौर पर, जितनी मुझे जानकारी मिली, सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति राज्यसभा में ये कदम उठाने वाले। उन्होंने एकाएक या उन्होंने तय किया होगा। और ये क्यों किया? उन्हें
शायद मालूम नहीं था कि इसका असर इतना ज्यादा होगा, सरकार के लिए बहुत बड़ी किरकिरी हो जाएगी, इसमें आगे क्या होगा। शायद एक्टिविज्म, जो मैं कह रहा हूं ना, चैंपियन बनना, उसकी वजह से जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में क्या ऐलान किया? उन्होंने ये ऐलान किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट का मोशन मुझे मिल गया और राज्यसभा के 50 सांसदों की दस्तखत होनी चाहिए, उससे ज्यादा मुझे मिल गया। वो यही नहीं रुके, उन्होंने अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय जो मंत्री हैं, पूरे चलते हाउस में उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा लोकसभा में भी गया, क्या ऐसा मोशन गया? वो सकपका गए मंत्री, आप वीडियो देखिएगा, मैं ऐसी बात हो, वो सकपका गए। उन्होंने कहा जी जी अभी हम दे रहे हैं लोग, कितने सांसदों को उस पर दस्तखत हुआ है? उन्होंने कहा 152, ऐसे कोई संख्या बताई, शायद 152 ही बताई, जितना वीडियो मैंने देखा। अब देखिए जगदीप धनखड़ साहब क्या कह रहे हैं। अब वो नियम बता रहे हैं। नियम क्या बता रहे हैं कि राज्यसभा में अगर ऐसा मोशन दोनों सदनों में आता है तो जिस सदन में पहले आता है, यानी जो सदन या सदन का चेयर पर बैठने वाला आदमी उसका संज्ञान पहले लेता है, तो उस पर कमेटी बनाने का अधिकार उसी सदन को हो जाता है। यानी वो ये बताना चाह रहे थे। फिर वो कह रहे हैं मैं सेक्रेटरी जनरल को डायरेक्ट कर रहा हूं कि वो लोकसभा में पता करें कि इस तरह का मोशन आया कि नहीं। लोकसभा में साइन करके चला तो गया था, लेकिन लोकसभा की पीठ अध्यक्ष की तरफ से अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये कह दिया कि अगर एक ही दिन पर दोनों हाउसेज में आता है तब इसका ये नियम है, तब इसका ये नियम है। इस पर इतने अब हुआ, उसका मसला ये था, सरकार के लिए किरकिरी क्या थी उसमें, बहुत गंभीर बात मैं आपको बताऊं। राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव विपक्ष लेके आया था, लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव सरकार को लेके आना था। कोई भी सरकार अगर इतने बड़े फैसले पर जा रही है, ये मामूली फैसला नहीं होता है, कोर्ट को, जुडिशरी को इंपीच करके, महाभियोग करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जस्टिस को हटाने का फैसला सरकार करती है, ये मामूली फैसला नहीं होता है। क्योंकि फिर जुडिशरी पे जो हीट आती है, जो जुडिशरी वर्सेस सरकार में एक तनाव की ये संभावनाएं आगे देखी जाती। सरकार, कोई भी सरकार, देखिए इसमें मोदी सरकार, कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं, अगर आप किसी एक पक्ष के समर्थक या किसी एक पक्ष के अंध विरोधी, अंध समर्थक है, तो मेरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप तथ्यों को जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि परिस्थितियां कैसी हुई, जितना मैंने 20 साल के पार्लियामेंट कवरेज से देखा है और जितना संसदीय परंपराओं का अल्प ज्ञान मुझे है, उस आधार पर मैं सीधे और सरल शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि ये जो क्रेडिट का मौका था, अगर उपराष्ट्रपति धनखड़ अपने पद पर बने रहते तो ये पूरा मोशन उपराष्ट्रपति के पद पर बने रखे, उन्होंने कहा था अगले दिन फैसला होगा, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि इसी हाउस में आया है पहले, इसका मतलब इसी हाउस में डिस्कशन शुरू होगा, इसका मतलब कि महाभियोग यहीं पहले चलेगा, इसका मतलब कि विपक्ष का आपने स्वीकार कर लिया। अब विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो अगर वो जज हटेगा तो क्रेडिट विपक्ष को जाएगा कि विपक्ष के ने महाभियोग प्रस्ताव लाया था और जज को हटाना पड़ गया। सरकार उसमें साथ साथ खड़ी थी, राजनाथ सिंह के कमरे में दस्तखत हो रहा था भागा भाग एमपीज का कि जल्दी से उसको करके फिर लोकसभा में किया जाए। लोकसभा में सरकार को लाना था, सरकार महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में लाती, उससे पहले विपक्ष के प्रस्ताव को न सिर्फ उन्होंने रिकॉर्ड पर लिया बल्कि ऐलान भी किया कि जिस सदन में पहले आएगा उसी सदन फिर कॉन्स्टिट्यूट होगी, फिर 3 महीने में रिपोर्ट आएगी, फिर बहस होगी, फिर वोटिंग होगी, वो अलग प्रक्रिया। अब सरकार के लिए बताइए क्या परिस्थितियां फंसी किसी भी सरकार के लिए कि अगर एक ही एक्शन होना है, एक जज को इंपीच करके उसके पद से हटाना है। कौन सी दुनिया में सरकार ये चाहेगी कि विपक्ष के प्रस्ताव पर सदन में विपक्ष उसका क्रेडिट ले, कांग्रेस उसकी क्रेडिट ले। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जज को हटाने में विपक्ष आगे रहा और सरकार पीछे पीछे उसमें हाँ में हाँ मिलाती रही। कौन सी सरकार ये चाहेगी? कोई भी सरकार चाहेगी, खासकर अभी की ये सरकार चाहेगी जब भ्रष्टाचार पर बहस हो तो वो कहें कि हम मिनिमम
इसमें टॉलरेंस भी, जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर हो, हम उसको हटा के रहेंगे। और यह है विपक्ष का साथ चाहिए है, विपक्ष साथी था, इसमें कोई विरोध। लेकिन वो क्रेडिट सरकार को मिलने की जब बजाय विपक्ष को मिले, और ओपी जगदीप धनखड़ साहब ने ये ऐसा क्यों किया, ये वो जाने। बहुत सारी बातें साहित्य में लिखी हैं कि जब विपरीत परिस्थितियां आनी होती हैं तो आदमी का विवेक उस तरह से काम नहीं करता। लेकिन धनखड़ साहब जुडिशरी लंबे समय से 35-40 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा समय से जुडिशरी के प्रति अपना उनका एक हमेशा से वो था। उन्होंने इस चीज़ को, पता नहीं सरकार, जो मैंने वीडियो में देखा है मेघवाल साहब का रिएक्शन, उससे ये लगता है कि उनका चेहरा फक पड़ गया कि ये चेयरमैन क्या कर रहे हैं। और अगर धनखड़ साहब अपने पद पर आज भी बने रहते, यानी कि मैं आज की बात कर रहा हूं मंगलवार को मैं आपसे बात कर रहा हूं 22 मई को, 22 जुलाई को, अगर वो पद पर बने रहते तब कानूनी अड़चन की वजह से शायद ये महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में लाना ही पड़ता। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद अब उपसभापति हरवंश पर ये निर्भर करता है कि वो लें या उसको न लें, क्योंकि अब उपराष्ट्रपति के जाने के बाद उनकी रूलिंग या उनका जो कंसिडरेशन था उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात का सिर्फ कि ये महाभियोग का प्रस्ताव, सरकार का प्रस्ताव लोकसभा में आता है और वो वहां शुरू होता है, तो मान लीजिएगा कि इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह यही थी कि जगदीप धनखड़ ने सरकार को इस अपने फैसले से या इस अपने एक्शन से एक मुश्किल में फंसा दिया था। और इसीलिए शाम को 4:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक थी उसमें न कानून मंत्री गए और न भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए। एक मैसेज दिया उन्होंने उपराष्ट्रपति को कि आज संसद सत्र के पहले दिन, जो कि इतना इंपॉर्टेंट सेशन था, आपने सरकार की किरकिरी कराई है, आपने हमें एक तरह से, मुझे ऐसा लगता है। और आगे क्या होगा ये देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको समाचार के तौर पर दिख रही हैं, मिल रही हैं, लोग बता भी रहे हैं। मेरा भी एक व्यू पॉइंट है और ये व्यू पॉइंट मेरा सही तब माना जाएगा जब सरकार के प्रस्ताव पर लोकसभा में महाभियोग होगा। और जो धनखड़ साहब ने कहा, हरिवंश जी उस पर पानी फेर दें। बहरहाल नमस्कार, आज बस इतना ही। फिर किसी नए मुद्दे पर किसी नए एंगल के साथ हाजिर होगा।